आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या परिस्थितियां थी और कैसे इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया। तो दिन था 13 अप्रैल 1919। उस दिन पंजाब के सारे लोगों में उत्साह था। उत्साह इस बात को लेके कि त्योहार बैसाखी, आप सभी को पता है कि पंजाब का मुख्य त्योहार होता है। हालांकि कुछ लोगों में थोड़ी कड़वाहट भी थी। त्योहार होने के बावजूद भी कड़वाहट इस बात को लेके थी कि पंजाब के अमृतसर के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर ली गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा। क्या वजह थी इनकी गिरफ्तारी की और इनका कद इतना बड़ा क्यों था? तो अगर हम वजह की बात करें तो मार्च 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक काला कानून लाया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि बना था सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। क्या कानून में ऐसी महत्वपूर्ण बात थी जो अंग्रेजों के लिए तो एक ढाल का काम करती थी, लेकिन भारतीय जनमानस में इसके खिलाफ उतनी ही नफरत थी जितना अंग्रेजों के मन में इसके खिलाफ उतनी खुशी थी। तो हम बात करेंगे रोलेट एक्ट की। दरअसल रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था कि किसी भी क्रांतिकारी के मन में जो भी देश प्रेम है, राष्ट्रवाद है, उसको कुचलने के लिए जब भी अंग्रेजी हुकूमत चाहे, अगर उसे किसी भी व्यक्ति पे शक है तो उसकी गिरफ्तारी बिना वारंट के की जा सकती है और फिर 2 साल तक उसे कैद में रखा जा सकता है। इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। इस कानून के बारे में कई लोगों ने अपने विचार रखे और इसे कहा बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। कानून इतना गंदा था कि किसी को भी शक के बेस पर, शक के आधार पे कभी भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तब तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महात्मा का आगमन हो चुका था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। रोलेट एक्ट बनने के बाद गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने समूचे भारत में हड़ताल का हथियार उपयोग करने का राय बनाया या तय किया कि अब वो समूचे भारत में हड़ताल कराएंगे। लेकिन उसका उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया, उसका उन्होंने जो एक संदेश दिया पब्लिक को कि भाई जो हम हड़तालें करने वाले हैं ये अहिंसक होनी चाहिए, शांतिपूर्ण हड़ताल होनी चाहिए, जिनमें लोग उपवास रख लें और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना भी करें कि अंग्रेजी हुकूमत को सद्बुद्धि आए, वो समझे भारतीयों के दर्द को और उनकी पीड़ा को। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली पहुंचने के पहले हरियाणा में एक जगह पड़ता है पलवल, वहां उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, क्योंकि अंग्रेज इस बात को लेके पूरी तरह सतर्क थे कि अगर गांधी आएंगे तो उनके भाषण से कई लोग फिर से आक्रोशित हो सकते हैं और उत्तेजना को कंट्रोल करना अंग्रेजी हुकूमत के सरदर्दी बन सकती है। इसके बाद वो तारीख आती है जब अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर इरविंग ने धोखे से अपने घर इन दोनों नेताओं को बुलाने का काम करता है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे डिप्टी कमिश्नर इरविंग के घर पहुंचते हैं, इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और इन्हें किसी अज्ञात स्थान पे ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है इस संबंध में तत्कालीन समय में बिल्कुल किसी को भी जानकारी नहीं होती है। फिर हंसराज नामक एक भारतीय अमृतसर के हिंदू कॉलेज में कई लोगों को संबोधित करता है कि कल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नामक स्थान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और उसमें शांतिपूर्वक विरोध किया जाएगा काला कानून या रोलेट एक्ट का, और साथ ही साथ ये जो नेता गिरफ्तार किए गए हैं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के।
हंसराज भारती का जो भूमिका है वो बड़ा संदिग्ध है और बाद में वो अंग्रेजी सरकार का सरकारी गवाह बन जाता है और ये माना जाता है कि उसने ही ये षड्यंत्र रचा था। अंग्रेजों को उसने ही भीड़ के इकट्ठा होने की जानकारी दी थी। तत्कालीन समय में पंजाब प्रांत के गवर्नर माइकल ओडायर वो चाहते थे कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, विरोधी हैं, इनके साथ सख्ती से निपटा जाए, इनके साथ किसी भी प्रकार की दया न दिखाई जाए। और उस समय जनरल होता है रेजिनाल्ड डायर। कई बार परीक्षाओं में सवाल आता रहता है, तो मेरे विद्यार्थी साथियों इस बात को आप स्पष्ट रूप से जान लें कि माइकल ओ डायर अलग है, जनरल आर डायर अलग है। रेजिनाल्ड डायर वो है जिसने गोलियां चलवाई और गोलियां चलवाने के पीछे जो सह था, जो विचारधारा था, जो एक समर्थन था, वो पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर का था। चूंकि उस दिन छुट्टी का दिन, त्योहार का दिन, पंजाब राज्य के कई गांवों से लोग जुटना शुरू कर देते हैं। जलियांवाला बाग में एक ही अंदर जाने का रास्ता होता है, रास्ता काफी छोटा और सकरा होता है। हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे होते हैं और तभी वहां सैनिकों को लेके, बख्तरबंद गाड़ियों को लेके, मशीन गन के साथ माइकल ओ डायर आ जाता है और बिना किसी चेतावनी की वो गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। गोलियां चलती हैं, कई बेगुनाह मारे जाते हैं। इसमें पुरुष हो या महिला हो या बच्चे हों, किसी के साथ कोई भी यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है दया भाव और सबका कत्लेआम कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बीच में जलियांवाला बाग में एक कुआं होता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुआं में छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो कुएं में कूदने से अपने जीवन की यह लीला समाप्त कर लेते हैं। उसी जलियांवाला बाग में एक लड़का इकट्ठा रहता है, एक लड़का भी शामिल रहता है, लोगों को पानी पिलाने का काम करता है। अपने आंखों के सामने इस मंजर को देखता है, दिल उसका द्रवित हो उठता है। जलियांवाला बाग खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में उठाता है और कसम लेता है कि मैं दोषियों को छोड़ूंगा नहीं। हालांकि गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल आर डायर 1927 में ही मर चुका था। उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन पर्दे के पीछे से जो मुख्य आरोपी था वो अभी भी जिंदा था, जिसने जनरल रेजिनाल्ड डायर को उकसाया था कि सख्ती से बागियों और आंदोलनकारियों को कुचल दिया जाए। और तब 19 साल के उस लड़के उधम सिंह ने कसम खाई थी। एक योजना के जरिए कई देशों की यात्रा करते करते आखिरकार लंदन पहुंच जाता है। 21 साल के अंतराल पे इतिहास खुद को दोहराता है। एक किताब में रिवॉल्वर के आकार के रूप में उसने किताब के पन्नों को काटे और उस कटे हुए पन्ने के बीच रिवॉल्वर रखता है और दाखिल हो जाता है लंदन के कैक्सटन हॉल में। वहां पे एक सभा चल रही होती है। सभा को संबोधित करने का काम कर रहा होता है जनरल ओ डायर। ये आर डायर से अलग है, ये ओ डायर है। और जैसे ही ओ डायर का भाषण बंद होता है, उसके पीठ पीछे से कई गोलियां उसे मार दी जाती हैं। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उधम सिंह नामक क्रांतिकारी थे। यही उधम सिंह जो कि पंजाब के संगरूर
जिले के सुनाम नामक स्थान से आते हैं। बाद में वो वहाँ से हिले डुले नहीं, खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी उन्होंने दी। जब उन्हें अंग्रेज जस्टिस के पास ले जाया गया और उनसे वजह पूछी गई गोली चलाने का, तो बेखौफ इरादों में उन्होंने बताया कि मैं इस व्यक्ति से नफरत करता था, इसने मेरे अपने लोगों को दुख पहुंचाया था और मैं कसम खा लिया था कि मैं अपने जीते जी इसको बर्बाद कर दूंगा। और आज वो दिन आ गया है और मुझे इस बात का तनिक भी कोई दुख नहीं है कि मैंने ये क्या किया, बल्कि मुझे गर्व है। मुकदमा चलाया जाता है, तारीख आ जाती है 31 जुलाई की। 31 जुलाई 1940 पेंटनविले जेल में फांसी पे लटका दिया जाता है इस अमर शहीद को, और बाद में इनके पार्थिव शरीर को पेंटनविले जेल के प्रांगण में ही दफना दिया जाता है। पंजाब बल्कि समूचे देश में इनके प्रति इतना जुनून, इतनी मोहब्बत बाकी थी लोगों के दिलों में कि आज़ादी के बाद जब तक मांग उठती रही कि इनकी अस्थियों को भारत लाया जाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब ज्ञानी जैल सिंह के समय में भारत सरकार इनकी अस्थियों को ला पाने में कामयाब हो जाती है। जब इनकी अस्थि पहुंचती है तो बाकायदे इनकी अस्थि को इनके गांव सुनाम ले जाके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर गंगा में इनकी अस्थियां प्रवाहित कर दी जाती हैं। तो उधम सिंह का कद क्रांतिकारियों के दिलों में बहुत बड़ा था। उसी समय एक और बालक जो तकरीबन 11 साल का था, स्कूल में पढ़ने गया था, उसे जानकारी मिलती है कि जलियांवाला बाग में कुछ घटना हुई है, कई लोग मारे गए हैं, जलियांवाला बाग की मिट्टी खून से सन गई है। वो भी जाके वहाँ से एक बोतल में, कांच की बोतल में जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को लाता है और उस बोतल में भर के अपने साथ रखता है और जब तक उसे देखता रहता है और आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लेने की कसमें खाता है, ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ देने की, उसकी जड़ें उखाड़ देने की कसमें खाता है। वो और कोई नहीं था बल्कि वो भगत सिंह जी थे, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में इस देश के लिए अपने प्राणों का शहादत दे दिया। इनके ऊपर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। हमारा एक योजना है कि जितने भी परीक्षार्थी मित्र हैं जो विभिन्न आयोग या विभिन्न बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं में हिस्सेदारी करते हैं, तो उनको एक इस प्रकार का वीडियो मिले जिसमें अलग अलग जो आज़ादी के दीवाने हैं, जिन्होंने भारत की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो हम एक अलग से इस पे एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही आपके समक्ष वो सीरीज होगी और उसमें काफ़ी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर भी किया जाएगा। बहरहाल अभी हम लौटते हैं, इसमें और कुछ बातें अभी करनी बाकी है। तो रौलट एक्ट जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लाने की ऐसी क्या अचानक ज़रूरत पड़ गई? तो अचानक ज़रूरत नहीं हुई थी। भारत प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन हालातों से गुजर रहा था कि पहले जो एक डिफेंस एक्ट था वो लगभग समाप्त होने जा रहा था। डिफेंस एक्ट के अंतर्गत जितने भी दमनकारी लोग थे वो बागियों पे, आंदोलनकारियों पर जब तक अपने दमन की चाबुक चलाते रहते थे, इसकी समाप्ति के बाद एक नए कानून की ज़रूरत पड़ गई थी कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो देश में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का काम करे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में बना दिया गया था रौलट एक्ट, काला कानून। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी सरकार एक शैतान है, उसके साथ सहयोग की कोई भी गुंजाइश नहीं हो सकती। आगे चल के असहयोग आंदोलन का रास्ता इसी घटना के बाद प्रशस्त होता है या तय हो जाता है। विरोध में विश्व गुरु कहे जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। एक कमेटी बनाई जाती है
कि भारतीय जनमानस में जो आक्रोश है इस घटना की वजह से उसको थोड़ा कम किया जाए। उन कारणों की खोजबीन की जानी चाहिए, किन हालातों में किन कारणों की वजह से आम निर्दोष नागरिकों पे गोलियां चलाई गई। कमेटी का नाम होता है हंटर कमेटी। चूंकि हंटर नामक एक अंग्रेज अधिकारी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए ये हंटर कमेटी के नाम से जाना गया। इसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। 8 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 भारतीय, चिमनलाल, सीतलवाड़, जगत नारायण और इसमें सरदार सुल्ताना साहिबजादा भी शामिल थे। अंत में इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है और इतना माना जाता है कि जनरल रेजिनाल्ड डायर से गलतियां हुई हैं, इतना अधिक बल उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जब वो यहाँ से लंदन लौटता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसका स्वागत किया जाता है, बजाय कि उस पर कुछ मुकदमा चलाया जाए। तो केवल हंटर कमीशन तो भारतीयों को बहलाने के लिए गठित किया गया एक कमीशन था। वो कतई नहीं चाहता था कि जो मुख्य वजहें हैं वो आम लोगों तक पहुँचे। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए थे, मात्र 379, जबकि मरने वालों की संख्या 1000 से भी अधिक और घायलों की संख्या 2000 के ऊपर थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने समूचे देश में आक्रोश भर दिया था। राष्ट्रवाद बुलंदी पे पहुंच गया था। बंगाल हो या फिर पंजाब हो, इन दोनों जगहों के लोगों ने बढ़ चढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदारी निभाने का काम करना शुरू कर दिया गया था। और आगे हम देखते हैं कि कैसे आगे विभिन्न राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो रूप लेती हैं इस घटना के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा।